आखिरी हथियार किस्त नंबर 29। शानी बेहद उदास था। इसके जिस्म के अंग अंग से उदासी हवेदा थी। चंद लम्हे कबल वो एक फाइल का मुताला करके हटा था। सरजी ने हमजा, तलहा और इसकी सरबराही में 3 अलहदा ग्रुप तश्कील दे दिए थे। तीनों अपने अपने ग्रुप के खुद मुख्तार लीडर थे। ग्रुप के तमाम अफराद इन्हें जवाबदेह थे और वो अमजद बुखारी को, जिन्होंने इन्हें मिशन के मुतालिक चंद फाइलें सौंप दी थी। इसने किस मिशन पर काम करना है सब कुछ वाज़ेह कर दिया था। अमजद बुखारी ने शानी को 300 गज का खूबसूरत घर भी अलाट कर दिया था। गाड़ी इससे अपने पैसों से पहले ही खरीद ली थी। हमजा और इसके घर वाले तब बहुत खफा थे जब शानी मम्मी और मुनज़्ज़ा को वहाँ से अपने घर शिफ्ट कर रहा था। हमजा की फैमिली में बहुत मुखलिस और प्यार निछावर करने वाले लोग थे। बेगम कलसूम और मुनज़्ज़ा ने जितने भी दिन वहाँ बस किए थे, किसी एक पल में भी इन्हें बेगानगी का एहसास नहीं हुआ था। बेगम कलसूम इनसे बहुत मुतासिर थी। कामरान और अजान तो इन्हें भूल ही गए थे। न कभी उन्होंने इन्हें तलाश करने की कोशिश की थी, न ही बेगम कलसूम ने इनसे राब्ता करने की कोशिश की थी। हालात से समझौता करते बेगम कलसूम ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। ताहम शानी ने चंद बंदे इनकी निगरानी के लिए जरूर छोड़े थे। इसे डर था कि साजिद और इसका एमएनए बाप इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, मगर साजिद के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी। इसका एमएनए बाप फारूक बलोच कैफरे किरदार तक पहुंच गया था। शानी मुतमईन था। थाने के मेहरबानों से भी अमजद बुखारी ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए जान छुड़ा दी थी। इस पर लगाए गए इल्ज़ामात की फाइल बंद हो गई थी, क्योंकि ये बात भी अक्सर तब्दील हो गई थी कि जिस पुलिस वाले ने शानी को मारा था और जो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ चुका था, इसे दरअसल डॉक्टर की मिली भगत से बाकायदा कत्ल किया गया था। इसमें फारूक बलोच का हाथ था, जिसका मकसद शानी को कातिल करार देकर फांसी के फंदे पर लटकाने का था। मगर फारूक बलोच की मौत के बाद ये भेद खुला था। अब हालात ऐसे स्टेज पर चल निकले थे कि शानी को मुस्तकिल पंजाब में रहना पड़ा था। बेगम कलसूम और मुनज़्ज़ा शानी के आदमियों के साथ निसारपुर का चक्कर लगा लेती थी। शानी के ये आदमी इनके साथ ड्राइवर और मुलाजिम की हैसियत से जाते थे। बेगम कलसूम को शानी के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए निसारपुर की जमीनों और कोयटा शहर की मार्केटों को इसने खुद संभाल रखा था। निसारपुर में इनका घर बम के धमाके में तबाह हो चुका था, इसलिए उन्होंने फार्म हाउस को रहाइश के लिए सेट कर लिया था। शानी फाइल पढ़ने के बाद महसूस कर रहा था कि इसे जो भी करना है जल्द अज जल्द करना है। शानी, तुम हद से ज्यादा परेशान हो रहे हो। हालात अभी इतने भी नहीं बिगड़े, हम दुश्मनों को बहुत जल्द ठिकाने लगा देंगे। आसिम नवाज ने शानी को उदास देखकर कहा। वो चाह रहा था कि हम नवाज और रोशन नवाज भी शानी को ढारस बांधे। आसिम नवाज, मुझे इस सिलसिले में तुम तीनों की मदद चाहिए। हमने कब इनकार किया है शानी, हम अजल से तुम्हारे साथ हैं और अब तक रहेंगे। रोशन नवाज ने फौरन जवाबन कहा। शानी हम नवाज से बोला। हम नवाज, तुम्हारी एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की कमोबेश हद और रफ्तार कितनी है? शानी, मैं हदों से पार बेहद हूँ, महदूद नहीं लामहदूद हूँ। तुम जहाँ कहो जब कहो जा सकता हूँ, बस इसमें यह ध्यान रहे कि मैं तुम्हारी देखभाली जगह जगह कर सकता हूँ, या ऐसी भी जगह जिसके बारे में तुम मुकम्मल मालूमात रखते हो। मैं अज खुद किसी जगह को बआसानी नहीं ढूंढ सकता। जहाँ तक रफ्तार की बात है तो कायनात में रोशनी तेज़ तरीन शय है। ये 1,87,000 मील की हैरान कुन रफ्तार के साथ सफ़र करती है। इस रफ्तार के साथ रोशनी 1 सेकंड में दुनिया के 6 बार चक्कर लगा सकती है। और शानी, मैं रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम कर सकता हूँ। वेरी गुड। और तुम रोशन नवाज? शानी, मैं तुम्हें संगलाख रास्तों पर चला सकता हूँ, समंदरों की तहों में उतार सकता हूँ और पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ा सकता हूँ। मैं इतना सख्त जान हूँ कि मौत के मुंह में जाकर तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। रोशन नवाज के बाद आसिम नवाज ने मुख्तसरन कहा। शानी, इस सफ़र में मैं तुम्हें गलत और सही की तमीज़ करवा सकता हूँ, जो बहैसियत मुसलमान तुम्हारे लिए अज़हद ज़रूरी है। मेरे रफ़ीक़ों, तुम तीनों ने मेरे गम और उदासी को थाम लिया है। मुझे इन बातों से खुशी और नया हौसला मिला है। हम नवाज, तुमने कहा है कि जगह का मोहल्ले को बताया जाए तो तुम्हारा वहाँ जाना मुमकिन है। हाँ शानी, 6 रोड पर एक बहुत बड़ा मेरी इंटरनेट कैफ़े है। इसके मालिक का नाम मेहरान है। मुझे मेहरान को अगवा करवाना है। तुम पता करो मेहरान इस वक्त कहाँ है। शानी ने कहते हुए मेहरान का हुलिया बयान किया। शानी को हम नवाज ने चंद लम्हों में बताया कि मेहरान इस वक्त नेट कैफ़े में मौजूद है। शानी सुनते ही मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। 6 रोड पर मेरे कैफ़े का मालिक मेहरान जफर अब से 1 घंटा बाद घर के लिए रवाना होगा। इसे रास्ते में अगवा कर लो। अगवा के 2-3 घंटों बाद इसके घर कॉल करके 1 करोड़ का तावान तलब करना, ताकि ये वारदात अगवा बराए तावान में चली जाए। ठीक है शानी, ऐसा ही होगा। काम ध्यान से करना। मेहरान जफर के बारे में इत्तलात हैं कि वो इंटरनेट कैफ़े की आड़ में पुरस्कार सरगर्मियों में मुलविस है। मैं समझ गया शानी भाई, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह जब आप इसे मिलेंगे वो अपनी असलियत फर बताएगा।
साद का जवाब सुनने के बाद शानी ने राब्ता काट दिया। चंद सातें सोचने के बाद बुरूज का नंबर डायल किया। बुरूज अलहदा फ्लैट में रहती थी। क्या कर रही हो बुरूज? राब्ता मिलते ही शानी ने पूछा। मुझे क्या करना है शानी, जब सामने होते हो तो तुम्हें देखती रहती हूँ और जब नहीं होते तो सोचती रहती हूँ। बुरूज का मोहब्बत भरा लहजा सुनकर शानी के उदास चेहरे पर रौनक दौड़ गई। इसका मतलब है मोहब्बत महबूब को देखने और सोचने तक महदूद है। शानी का मूड एकदम खुशगवार हो गया था। मैं मोहब्बत को महदूद नहीं लामहदूद समझती हूँ शानी, मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत विसाल में देखने और मजाक में सोचने तक सिमटती हुई लगती है। शानी का बुरूज को छेड़ने का मुकम्मल मूड बन चुका था। देखने और सोचने को तुम महदूद नहीं कह सकते शानी। महबूब को तकते रहना महदूद हो सकता है, मगर सोचना कहाँ महदूद है। सोचें हदें नहीं रखती। बुरूज के जवाब पर शानी को खुशी भी हुई और हैरानी भी। वो बुरूज को ज़्यादा बोलने का मौका देने के लिए खामोश रहा। बुरूज की आवाज़ आई। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, दो प्यार करने वाले दिल हमेशा गुर्बत में ही क्यों खुश होते हैं। इसलिए कि इश्क व मोहब्बत की ये भी एक खूबी है कि ये विसाल का सबब बनते हैं, तन्हाई को दूर करते हैं और कुर्बतों को जन्म देते हैं, क्योंकि इश्क की मंजिल बहरहाल विसाल ही है। विसाल की ख्वाहिशें दिल में पालकर इश्क करना खुद गर्जी के जुमरे में आता है। खुद गर्जी नहीं शानी, ये इश्क का हक है। खुद गर्जी वो है जब बंदा खुद से इश्क करे। खुद से इश्क करने वाला कभी दूसरे बंदे से प्यार नहीं कर सकता। बुरूज, क्या अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए किसी चेहरे से मोहब्बत करना ज़रूरी है? शानी ने मुस्कुराते पूछा। यानी इश्क हकीकी की इश्क मजाजी ज़रूरी है? बुरूज ने पूछा तो शानी बोला, हाँ मेरा यही मकसद है। इश्क हकीकी की बात मत करो शानी। बात इश्क हकीकी पर आ जाए तो यहाँ मौलवी और सूफिया भी बैठे हुए नजर आते हैं। वो कैसे? शानी की दिलचस्पी बढ़ गई। वो बुरूज के मुदल्लल जवाब पर हैरान हो रहा था। मौलवी कहता है खुदा बहुत बड़ा है, वो कायनात के ऊपर आसमानों में कहीं रहकर इसे कंट्रोल करता है और हुक्म सादिर फरमाता है। सूफी कहता है रब दिल के अंदर रहता है, कायनात और खुदा दोनों दिल में जिंदा रहते हैं। बुरूज ने इस बार भी शानी को मैवे हैरत कर दिया था। वो अभी कुछ बोल ही रहा था कि बुरूज बोली, एक बात पूछूं? अल्लाह की इताअत इसके खौफ की वजह से करनी चाहिए या उसकी मोहब्बत की वजह से? दोनों की वजह से। अल्लाह ताला से खौफ और डर होना चाहिए इसलिए कि वो हमारा खालिक व मालिक है, वो सज़ा व जज़ा पर कादिर है। और उससे मोहब्बत होनी चाहिए कि वो गफूरुर रहीम है और माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। मुझे तुम्हारे जवाब से इख्तलाफ है। खौफ और डर जाबिर और जालिम से किया जाता है। अल्लाह ताला तो करीम रहीम है, वो इंसान को इसकी माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। फिर बुरूज चलने में रुकी तो शानी ने अनपढ़ बुरूज के सामने खुद को बेबस पाया। जो बात जारी रखते हुए कह रही थी, तुम कहते हो वो बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है, इसलिए इसकी इताअत करनी चाहिए, जबकि एक गुनाहगार को गुनाह से रोकने की तलकीन करो तो वो कहता है अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, खुद ही बख्श देगा। बुरूज, मुझे इस वक्त एक ही सोच खाई जा रही है। क्या तुम वही गोरिया बस्ती की अनपढ़ बुरूज हो? नहीं शानी, मैं गोरिया बस्ती वाली बुरूज नहीं हूँ। वहाँ मैं सहेलियों के साथ खेल कूद में मगन रहती थी और बाबा काम करते देखती थी, जबकि अब शानी के साथ रहती हूँ, इससे सीखती हूँ और इससे मोहब्बत करती हूँ। बुरूज सांस लेने की रुकी तो शानी झट से बोला, और इससे मोहब्बत समेटती हो? शानी के अंदाज पर बुरूज खिलखिलाकर हंस पड़ी। पायल की छनछनाती हंसी शानी के कानों में रस घोल गई थी। बुरूज, तुम्हारी मोहब्बत भरी बातों में मैं भूल ही गया कि तुम्हें फ़ोन करने का मकसद क्या है। अब याद आया क्या? हाँ, एक नंबर नोट करो। 1 मिनट, बोलो शानी। शानी नंबर नोट करवाने के बाद बोला, इस नंबर पर जो भी बोले, लड़का या लड़की, इससे तुम्हें दोस्ती गांठनी है। मैं समझी नहीं शानी। ये नंबर नितने दोस्त बनाइए कि इश्तिहार से दिया गया है। ऐन मुमकिन है कॉल लड़की रिसीव करे, इससे तुम हंसबे मौका बात करनी है। वो यकीन है वो खुद ही तुम्हें किसी लड़के से बात करा देगी या फिर राब्ता नंबर दे देगी। बहरहाल तुम अपने मिजाज के मुताबिक इन्हें डील करो और मुझे बताओ। ठीक है, बता दूंगी। वैसे इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? बुरूज का लहजा एक बार फिर रोमांटिक हो गया। शानी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो दानिस्तान जान बनते हुए बोला, क्यों, मिलोगे नहीं? शानी के बोलने से बेशतर रोशनवाज बोला, मिलो शानी, क्यों बेचारी को तड़पा रहे हो? शानी रोशनवाज का मुद्दा खूब समझता था। वो बुरूज से बोला, मिलूंगा ना तुमसे, मिले बिना रह सकता हूँ क्या आज का डिनर इकट्ठा करें? आज नहीं बुरूज, बहुत बिजी हूँ। शाम को तारिक के पास भी जाना है, बेचारा अस्पताल में एडमिट है। कल का प्रोग्राम रख लो। कल? बुरूज की तवील सांस के साथ आवाज़ सुनाई दी। लहजे में मायूसी दराई थी, जिसे महसूस करते हुए शानी बोला, सो सॉरी बुरूज, आज बहुत काम है। मुझे आज ही अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट भी करवाना है। ओह, क्या तुम बीमार हो? बुरूज बुरी तरह चौंक पड़ी। डॉक्टर ने बताया है ये खुद अलामत महसूस कर रहे हो। बुरूज एक ही सांस में बोल रही थी,
نہیں ایسی کوئی بات نہیں، شانی نے تسلی آمیز لہجے میں جواباً کہا، یہ میرے مشن کا حصہ ہے۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے بھی کچھ پتہ چلے۔ اور اس آدمی کا کیا ہوا جس کی ہم لاش اٹھا لائے تھے؟ وہ سرجی کی کسٹڈی میں دے دیا ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے حاصل کی گئی معلومات کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہم مکمل طور پر ناکام نہیں ہوئے تھے۔ ہاں بالکل، بس افسوس اس بات کا ہے کہ حافظ قمر کی شہادت کے باوجود ہدف حاصل نہیں کر سکے جس کی توقع تھی۔ اوکے بروج، پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ شام تک شانی کو حسب منشا خبریں سننے کو ملی تھی۔ سرکاری سول اسپتال میں ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کرواتے وقت اس نے بڑی ہوشیاری سے وہ سرنج جس سے اس کا خون نکالا گیا تھا وہ کوٹ کے اندرونی جیب میں منتقل کر لی تھی۔ ساتھ ہی چند دوسری پیک سرنجیں اور 2 چھوٹی شیشے جن میں خون محفوظ کیا گیا تھا وہ بھی اس کی جیب میں جا چکی تھی۔ ساتھ کی طرف سے بھی اسے تسلی بخش خبر ملی تھی۔ مہران سے خود اسے ملنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ عام سا بندہ تھا، تشدد کے پہلے مرحلے میں ہی چت ہو گیا۔ بروج نے شانی کے دیے گئے نمبر پر کال کی تو اسے حسب توقع لڑکی ملی تھی جس سے چند منٹوں میں تکلف کی ساری حدیں پار کر لی تھی۔ اسے فوراً ایک لڑکے سے ملوا دیا۔ لڑکی کی تعریف میں اس کا کہنا تھا کہ حسن اور دونوں میں یکتا ہے، ملو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ بروج نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کرنا چاہا تو بولی، شکریہ ادا کرنے کے بجائے میرا ایک کام کر دو، کسی ہینڈسم خوبصورت لڑکے کا نمبر دے دو۔ بروج نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے اسے شمس کا نمبر دے دیا۔ رابطہ کرتے ہی شمس کو پوری تفصیل بھی سمجھا دی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جس لڑکے سے بروج کی بات ہوئی تھی اس نے بڑی فراخ دلی سے بروج کو اگلے دن لنچ پر ریسٹورنٹ میں مدعو کر لیا تھا۔ بروج نے تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد یہ آفر قبول کر لی تھی۔ شمس کو جوس کارنر پر ملنے کی آفر ہوئی تھی، اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ شانی نے دونوں کو ضرور ہدایات دے کر ان کی نگرانی میں بندے لگا دیے تھے۔ بروج کو پرتکلف لنچ کھلانے والے میزبان کا نام نوید پرویز تھا جو مردانہ وجاہت میں واقع یکتا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے بروج کو لانگ ڈرائیو پر چلنے کو آمادہ کرنا چاہا مگر بروج نے معذرت کر لی تھی۔ البتہ دوسرے دن جوس کارنر پر ملتے رہنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ یہ وہی جوس کارنر تھا جس پر شمس کو بلایا گیا تھا۔ شمس کے میزبان کا نام سمیرہ تھا، وہ بھی حسن کی دیوی تھی۔ سمیرہ اور نوید کا تعاقب کیا گیا تو شانی کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ دونوں کی رہائش ایک اپارٹمنٹ کے ہی فلیٹ میں تھی۔ شانی نے سوچا دونوں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، مگر جب ان سے تفتیش کی گئی تو یہ زنجیر لمبی ہوتی محسوس ہوئی کیونکہ مہران نے جس شخص کا نام لیا تھا وہی نام ان دونوں نے بھی بتایا تھا، جبکہ ریسٹورنٹ اور جوس کارنر کا مالک بھی ایک ہی تھا اور وہ بھی اس کام میں ملوث تھا۔ شانی کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ان حضرات میں سے کسی ایک کو اٹھوا لیا جائے اور دوسرے کی خفیہ نگرانی کی جائے۔ شانی کو ان سے اہم کیوں ملنے کی توقع تھی۔